हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन 2023 सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले साल यानी जुलाई 2022 में वे कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, किसके लिहाज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वे कौन सी खास खबरें थी जो पिछले साल जुलाई 2022 में चर्चा में थी, जिनके इर्द गिर्द कोई भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है या कोई भी सवाल फ्रेम किए जाने की संभावना होगी। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी खबर है जो हमारे सीरीज में पहले नंबर पर है। खबर है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। दरअसल लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अपने आप में चर्चा का विषय रहा है। क्यों चर्चा का विषय रहा है? क्योंकि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया, इसे फिर से चालू किया गया। कितने साल बाद? 10 साल बाद। यानी जब हिग्स बोसॉन कण की खोज हुई थी, गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, उसके 10 साल बाद इसे फिर से शुरू किया गया। इस वजह से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक बार फिर चर्चा में आ गई। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में कि दरअसल यह है क्या। यदि हम इसके बारे में जानें तो एक प्रकार की विशाल जटिल मशीन है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि हम किसी भी चीज, हम सभी चीजों को इसमें शामिल कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के सबसे मूलभूत जो कण हैं उसके बारे में पता लगा सकें। यानी अभी तक हम परमाणु के बारे में बात करते हैं, परमाणु में भी कुछ ऐसे कण हैं जो शामिल हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में जानते हैं। लेकिन उन्हें भी जब आपस में टकराया जाता है तो टकराने के बाद उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल या कण निकलकर बाहर आते हैं। यानी किसी भी चीज या किसी वस्तु के सबसे मूलभूत कणों के बारे में अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसीलिए इसे काफी जटिल मशीन के रूप में जाना जाता है। इसकी परिचालन अवस्था में यह सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक रिंग के अंदर उपयोग किया जाता है। यानी अब यहां पर चर्चा वाली बात है कि सुपर कंडक्टिंग क्या है। तो सुपर कंडक्टिंग को हिंदी में बोलते हैं अति चालकता। यानी एक ऐसी धातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ठीक मात्रा में हो, पूरी मात्रा में हो, किसी भी प्रकार का इसमें प्रतिरोध उत्पन्न ना हो, इसे ही कहा जाता है, ऐसी ही धातु को कहा जाता है अतिचालक धातु। तो अतिचालक धातु के रूप में कई धातुओं को शामिल किया जाता है, जिनमें पारा भी एक धातु है। तो इसी गुण को क्या कहा जाता है? सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता कहा जाता है। तो इस ऐसी कंडीशन, एक ऐसी धातु जहां पर विद्युत धारा का प्रवाह लगभग बिना प्रतिरोध के होता है, उसे ही कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। और इसमें एक चीज और शामिल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेट की वजह से जो फील्ड उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो फील्ड उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक रिंग का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। और इसके अंदर ही विपरीत दिशाओं में प्रकाश की गति से लगभग 2 प्रोटॉनों को फायर किया जाता है। यानी अब हम इसे साफ तौर पर देखें, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में हम बात करें तो देखिए, यह एक 27 किलोमीटर की टनल वाली संरचना है और टनल के अंदर ही छोटे छोटे यहाँ पर पाइप भी लगाए गए हैं और इन पाइप के अंदर ही ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया गया है, या ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही बहुत ही पतली संकरित एक संरचना है। इसके भीतर यहाँ पर प्रोटॉनों का टकराव करवाया जाता है। इन प्रोटॉन को विपरीत दिशा में पहले भेजा जाता है। किस स्पीड से? लगभग लाइट की स्पीड से, यानी प्रकाश की स्पीड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लगभग प्रकाश की स्पीड के संदर्भ में ही यहाँ पर प्रोटॉनों को यहाँ भेजा जाता है। जब आपस में ये टकराते हैं, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाई जाती है जहां पर कई डिटेक्टर लगाए जाते हैं, कई लेवल पर ये डिटेक्टर्स काम करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये दोनों प्रोटॉन आपस में टकराते हैं, जिनमें प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो जब आपस में टकराते हैं तो कई प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कण आपस में टकराकर कई खरबों बार जब ये कण टकराते हैं तो एक यहाँ पर हिग्स बोसॉन निकल कर आता है। दरअसल प्रोटॉनों के टकराने के बाद कौन कौन सी स्थिति पैदा होती है, इसी के लिए बनाया गया था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को।
तो यहाँ पर प्रोटॉनों को फायर करने के बाद ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ऑब्जर्व किया जाता है। यानी भौतिकविदों का मुख्य मानना क्या है कि जो भौतिकी के जो कण भौतिकी है उसे लेकर कौन कौन से सिद्धांत हैं, कैसे इन सिद्धांतों को बदला जा सकता है और इस सिद्धांतों के पीछे कौन कौन से कारण है, इसके बारे में भी जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी इसके उद्देश्यों की यदि हम चर्चा करें तो भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए इसे बनाया गया है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की। यदि हम बात करें, अब यहाँ पर हमने चर्चा की किसके बारे में, प्रोटॉन के संदर्भ में। प्रोटॉनों को आपस में टकराकर यह कंडीशन अप्लाई की जाती है। यहाँ पर एक विद्युत चुंबक में अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हम सभी जानते हैं कि कैसी कंडीशन इसमें अप्लाई की गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें बनाया गया है। तो जब बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पर जो फोटोन इतनी स्पीड से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्पीड टनल बनाई गई है इसमें बहुत अधिक मात्रा में इन पाइप में क्या होगी, गर्मी उत्पन्न होगी या कहें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस ऊष्मा को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हीलियम गैस का। यानी इसे ठंडा रखना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है इस प्रयोग को ठीक तरीके से संचालित करने के लिए। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के घटकों को 0 से 271.3 अंश सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है, अल्ट्रा कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तरल हीलियम की वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सी प्रणाली है, वही प्रणाली है जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में इस्तेमाल की जाती है। और फ्रिज को ठंडा रखने, फ्रिज के अंदर जो कंडीशन है उसमें ठंडा रखने के लिए इसी तरल हीलियम प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है और इसी की बहुत अधिक यानी हम कहें हाई पावर क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर। दरअसल इस पूरे कोलाइडर को क्यों बनाया गया है, 2 प्रकार के प्रयोगों के लिए। एक प्रयोग को एटलस प्रयोग कहा जा रहा है और दूसरे को सीएमएस प्रयोग के तौर पर कहा जा रहा है। जिसमें हम बात करें यदि एटलस और सीएमएस प्रयोगों को इसे इन्हें क्यों लाया जा रहा है, तो दरअसल एटलस प्रयोग सामान्य प्रयोजन है जो कि कण डिटेक्टर प्रयोग से संबंधित है, यानी कण को डिटेक्ट करने से संबंधित है एटलस प्रयोग। और जो सीएमएस प्रयोग है यह भी वैज्ञानिकों के कण भौतिकी के संदर्भ में ही शुरू की गई है, लेकिन इसमें एक अलग चुंबक प्रणाली डिजाइन करके इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो कण भौतिकी है उसके बारे में और कौन कौन से नए नए यहाँ पर प्रकार निकलकर सामने आएंगे, क्वांटम स्थिति को कैसे समझा जाएगा, यानी किसी अणु और परमाणु के बाद उसी छोटे छोटे जो उसके हिस्से हैं, मूलभूत कण हैं, उनकी क्वांटम कंडीशन को समझने के लिए, ताकि प्रकृति के जो भी रहस्य हैं हम उसे जान सकें, डार्क मैटर की जो रहस्य है उसे समझ सकें, डार्क एनर्जी का जो रहस्य है उसे समझ सकें, ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकें। इसी के लिए इस लार्ज जो हैड्रॉन कोलाइडर है उसका निर्माण किया गया था। अब यदि हम बात करें गॉड पार्टिकल के बारे में, हिग्स बोसॉन कण के बारे में, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही थी आज से 10 साल पहले, तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो दरअसल इसकी खोज की बात करें तो जेनेवा के परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2012 में इस कण को खोजा था और यूरोपियन पार्टीज फिजिक्स लेबोरेटरी ने जुलाई में इसका ऐलान किया था कि ऐसा कण खोजा जा चुका है। दरअसल पहले जब इसे खोजा गया तो इसके बाद हजारों बार इसे कई प्रयोग करके देखा गया। खोजने के बाद इसे कई वैज्ञानिकों को भेजा जाता है, विभिन्न लेबोरेटरी को भेजा जाता है, फिर वहां भी ये प्रयोग दोहराए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि ये सभी कंडीशन जो हमें डेटा प्राप्त हुए वे सेम डेटा प्राप्त हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर इसकी घोषणा की जाती है कि हमने एक ऐसे नए प्रकार के कण को यहाँ पर खोजा है। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है और हजारों वैज्ञानिकों द्वारा इन आंकड़ों को, यानी जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, डेटा प्राप्त हुए हैं, उसका यहाँ पर इनकी पूरी जो जांच पड़ताल की जाती है। प्रोटॉनों की टक्कर से मिले जो भी आंकड़े हैं उनको खंगालना पड़ता है हजारों वैज्ञानिकों द्वारा। इसके बाद फिर इसका ऐलान किया जाता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की लागत लगभग 10 अरब डॉलर है और ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर में फैला हुआ है। हम इस इमेज में इसे देख भी सकते हैं कि अब जब इसका यह हिस्सा जहां पर जो प्रोटॉन है इनकी टक्कर होगी वह इतनी छोटी सी, इतना बड़ा हिस्सा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके निर्माण के लिए कितनी बड़ी यहाँ पर भूमि की आवश्यकता है। तो इसे 27 किलोमीटर की एक गोल आकृति के रूप में इसे बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। 10 खरब में से एक टक्कर से ही एक हिग्स बोसॉन कण हमें प्राप्त होता है। तो समझिए कितने प्रकार के, कितने बार इसमें टक्कर किए गए होंगे, तब हिग्स बोसॉन कणों के बारे में साफ तौर पर एक आंकड़ा या डेटा हमें प्राप्त हुआ होगा। ये तो हमने जाना लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में। अब आज इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं
प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जिनेवा के परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न के वैज्ञानिकों ने 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज की। दूसरा कथन है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूछ है, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है डार्क मैटर से जुड़ी। क्योंकि हम यहाँ पर स्पेस के बारे में ज्यादातर चर्चा करने वाले हैं, वे कौन से विषय थे जो जुलाई में काफी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि नासा ने भी कई प्रयोग किए हैं और विभिन्न यूरोपियन एजेंसीज हैं, उन्होंने भी कई प्रयोग किए हैं। इस वजह से यह जो माह रहा है वह अंतरिक्ष के लिहाज से या स्पेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं डार्क मैटर के बारे में कि आखिर डार्क मैटर है क्या और यह चर्चा में क्यों आया। यदि हम इस पर बात करें तो अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैप्लिन नामक एक प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है कि कुछ जो आकाश गंगाएं हैं उनके केंद्र में सितारों की गति से जो डार्क मैटर है जो आकार ले रहा है वह कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में पता लगाया जा सके। यानी आकाश गंगाओं के केंद्र में सितारों की वजह से डार्क मैटर के आकार में परिवर्तन, इसके बारे में पूरा पता लगाने के लिए, डिटेल से पता लगाने के लिए अमेरिका में इस प्रकार का प्रयोग हुआ। प्रयोग को भी आप इसका नाम भी याद रखिएगा, लक्स जैप्लिन प्रयोग नाम से कहा दिया गया है। इससे वर्जित आकाश गंगाओं में डार्क मैटर हैलो के माध्यम से अक्ष के बाहर जो झुक रहा है, यानी कि एक अक्ष है, अक्ष में जो आकाश गंगाएं हैं वे चारों तरफ, उसमें जो तारे हैं वे आपस में चारों तरफ गुथे हुए हैं और इन कहीं ना कहीं बीच में जो केंद्र है उससे अक्ष की तुलना में आसपास झुके हुए हैं। तो यह ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए ही इस प्रयोग को यहाँ शुरू किया गया है। वर्जित सर्पिल आकाश गंगा में तारों से बनी एक केंद्रीय छड़ के आकार की संरचना होती है, जैसे अभी हम इमेज में देखेंगे। यह है एक नॉर्मल, यदि आप मिल्की वे की ही बात करें तो दरअसल मिल्की वे में तारों से बनी एक डिस्कनुमा आकाश गंगा है। हम देख सकते हैं यह डिस्कनुमा आकाश गंगा है और इस आकाश गंगा में एक चपटी डिस्क के आकार हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसका जो केंद्र वाला हिस्सा है यह उभरा वाला हिस्सा होता है, मूंगफली के आकार की संरचना होती है, इसे उभार कहा जाता है। जबकि इसके आसपास वाली जो तारों से बनी हुई संरचना है, एक छड़ के रूप में आगे बढ़ ही रही है, ये इसकी तुलना में नीचे की तरफ झुक जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अक्ष से जो झुकाव हो रहा है क्यों हो रहा है और इसके आसपास जो एनर्जी है यह कौन सी एनर्जी है, डार्क मैटर है, क्या है, इसके बारे में ही पता लगाने के लिए इस प्रयोग को किया जा रहा है। हमने चर्चा की ये जो घना एक तारों वाली आकृति है, इसके चारों तरफ फिर ये तारों की आकृति दूर दूर हो रही है और अक्ष से विस्तारित हो रही है, झुक रही है, इसके बारे में पता लगाने के लिए इस प्रयोग को किया जा रहा है। ये हमने देखा इस प्रयोग के बारे में। अब हम बात करेंगे डार्क मैटर के बारे में कि आखिर डार्क मैटर है क्या। तो हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ना कोई यहाँ पर मैटर फैला हुआ है, तभी यहाँ पर ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहा है और इसी मैटर को यहाँ पर क्या कह दिया जा रहा है, डार्क मैटर। डार्क शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है अज्ञात होने के संदर्भ में, यानी चीजें अभी हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, डार्क मैटर। यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में बने थे डार्क मैटर का ही स्रोत है। और इसे किसने कहा था, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ब्रह्मांड यानी पुराने जो ब्लैक होल्स हैं और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो प्रारंभिक युग से वही मैटर ही डार्क मैटर के रूप में देखा जा रहा है। यदि हम बात करें डार्क मैटर के साथ कि आखिर इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस ब्रह्मांड के निर्माण में डार्क एनर्जी की भी अहम भूमिका है। यानी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों आपस में मिलकर ब्रह्मांड का लगभग 95% से भी अधिक हिस्से का निर्माण करते हैं। जहां पर डार्क एनर्जी की यदि हम बात करें तो यह एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के लेवल पर काम करती है, लेकिन जबकि जो डार्क मैटर है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के आसपास काम करता है। यानी इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाश गंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है। यह काम कौन करता है, डार्क मैटर। जबकि एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी वह लेवल है जो ब्रह्मांड के विस्तार में काम कर रही है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हालांकि भूमिगत प्रयोगों में दुनिया के सबसे बड़े त्वरक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बाद भी अभी भी कई प्रयोग किए जा चुके हैं, लेकिन डार्क मैटर कणों का यहाँ पर इस्तेमाल या कहें कि इसको अपनी आंखों से अभी भी नहीं देखा जा सका, इसका पता नहीं लगाया जा सका कि अभी अस्तित्व में डार्क मैटर है कि नहीं। यानी कुल मिला के एक संकल्पना के रूप में ही देखा जा रहा है। यदि हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड 4 मौलिक बलों के बीच विभिन्न अंतःक्रियाओं का परिणाम है और ये मौलिक बल कौन कौन से हैं, एक तो मजबूत परमाणु बल, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल।
इन्हीं के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें हैं, तारे हैं, आकाश गंगाओं का पूरा समूह है, ये सभी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे डार्क एनर्जी के संदर्भ में। तो हम सभी जानते हैं कि एक बिग बैंग की घटना हुई थी। बिग बैंग की उत्पत्ति के लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात चल रही है। तब से इस बारे में खोज की जा रही है कि आखिर बिग बैंग हुआ क्यों, इसके आसपास क्या मौजूद है जिस वजह से बिग बैंग जैसी घटना हुई है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, पहले जो खगोलविद है वे मानते थे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाएगा और फिर एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें लोप हो जाएगा इस पूरे ब्रह्मांड का, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा यह। लेकिन देखा क्या जा रहा है, हबल टेलीस्कोप के अनुसार देखा जा रहा है कि ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिस चीज को यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, वह कारण है डार्क एनर्जी। यही डार्क एनर्जी के रूप में संदर्भित भी करती है। यानी तेजी से विस्तार की दर उस रहस्यमय डार्क फोर्स या डार्क एनर्जी की वजह से हो रही है जो आकाश गंगाओं को अलग कर रही है। आकाश गंगा जब अलग हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब हम देखते हैं ये जो डार्क शब्द हमने चर्चा भी की कि क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी चीजें अज्ञात है, इसे देखा नहीं गया, इसे जांचा नहीं गया। सैद्धांतिक तौर पर या कहें कि गणित के प्रयोगों के तौर पर अभी भी यह बात अस्तित्व में सामने नहीं आई है। इस वजह से इसे नाम दिया गया क्या, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर। अब हम यदि बात करें ब्रह्मांड के जन्म के बाद से विस्तार में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम कैसे देख सकते हैं, तो दरअसल इसमें डार्क एनर्जी का हिस्सा लगभग 68% है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड का जो तेजी से विस्तार हो रहा है उसका कारण क्या है, डार्क एनर्जी। डार्क मैटर का प्रतिशत देखिए 27% है, जो कि आकाश गंगा समूह, तारों, इन सभी के यहाँ पर निर्माण की बात करता है, इन सभी को एक साथ एकजुट रखने की बात करता है। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के आसपास कार्य कर रहा है, के साथ कार्य कर रहा है, जबकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत काम कर रहा है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर अन्य मैटर्स या ऑर्डिनरी मैटर के संदर्भ में, तो इनका हिस्सा है मात्र 5%। और इसमें कौन कौन से 4%, तो हीलियम और हाइड्रोजन शामिल है, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमने बात की डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के संदर्भ में। प्रश्न है, ब्रह्मांड निम्नलिखित में से किन मौलिक बलों के बीच विभिन्न अंतःक्रियाओं का परिणाम नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं, आप केंद्रीय बल, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। छूट है केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, उपयुक्त सभी। इसका जवाब भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खबर है अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। एक प्रकार के विमान की बात कही जा रही है जिसका निर्माण किया है किसने, डीआरडीओ ने। यानी अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत ने इसका निर्माण स्वदेशी रूप से किया था, यानी इसका डिजाइन स्वदेशी तौर पर किया गया है, भारत में ही इसका निर्माण किया गया, विकास किया गया, डिजाइन किया गया, इसलिए इसे स्वदेशी कहा जा रहा है। इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया और डीआरडीओ द्वारा ही ओडिशा के चांदीपुर में इसका एकीकृत परीक्षण रेंज में इसका परीक्षण किया गया। इस वजह से यह काफी सुर्खियों में रहा है। डिजाइन और विकास की बात की हमने, किसने की है, डीआरडीओ ने। लेकिन केवल डीआरडीओ आप नहीं लिख सकते हैं, डीआरडीओ के अंदर भी कई यहाँ पर संस्थाएं मौजूद हैं, जैसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर नाम लिख कर आ सकता है चूंकि एडी, लिए इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला है। ये बात किसके बारे में की जा रही है, एडीई के बारे में, कि एक प्रकार की वैमानिकी प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में ही ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो विमान से जुड़े हुए होते हैं। इसका निर्माण अब क्यों किया गया है, यह कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता होती है कई विमानों के निर्माण किए जाए, आधुनिक तकनीकों से लैस हो, कई प्रकार के इसमें नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो, ताकि ये हमारी रक्षा को मजबूत कर सके, क्योंकि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान संगठन है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, भारत में जो सशस्त्र बल काम कर रहे हैं, बल काम कर रहे हैं, सेना काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है विभिन्न प्रकारों की, तो उन सभी के लिए यहाँ पर नए नए विमानों का निर्माण करना, नए नए हथियारों का, वाहनों का निर्माण करना, यही इसका मुख्य कार्य है। तो डीआरडीओ का मुख्य कार्य यही है। और डीआरडीओ की स्थापना पूछी जाती है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब हुई है, और इसी प्रणालियों प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए ही कार्य करता है क्या, एडीई। यह हमने जाना एडीई के बारे में। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, जो अभी हाल ही में विमान बनाया गया है उसकी विशेषताओं की बात करें, तो यह गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होती है और किस कंडीशन में, किस गति के साथ संचालित होती है, सबसोनिक गति से लंबी उड़ान को बनाए रखने में सक्षम है। सबसोनिक गति, अब यहाँ पर
आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सबसोनिक गति है क्या। तो यह एक ऐसी कंडीशन है जो ध्वनि की गति से कम रफ्तार की होती है। इसके बाद होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से तेज रफ्तार की होती है। और इसके बाद होता है हाइपरसोनिक, ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक तेज, तो इसे कहते हैं हाइपरसोनिक कंडीशन। और यह क्या है, ध्वनि की गति से थोड़ी कम रफ्तार से या इस गति से लंबी दूरी तय करने वाले को क्या कहा जाता है, सबसोनिक गति। इसके मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए इसे उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के जरिए लैस किया गया है और इसके द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें नेविगेशन हेतु माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम क्या है, तो दरअसल इसमें छोटी छोटी चिप्स होती हैं। माइक्रो लेवल पे सभी चिप्स को इसमें बना के ऐड कर दिया जाता है, सिलैस कर दिया जाता है और इसे ही कहा जाता है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। इसी से इसे लैस कर दिया गया है। इसमें सभी प्रकार के जो इनर्ट्रियल हैं और जो नेविगेशन सिस्टम है इनमें लगा दिए गए हैं छोटी छोटी चिप के जरिए। हाई टेक्नोलॉजी वाली चिप्स होते हैं ये, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर इसी में सब इंक्लूड होते हैं, कैपेसिटर सब इसी में लगाए जाते हैं। माइक्रो चिप्स होती हैं, इन माइक्रो चिप्स के द्वारा हाई क्वालिटी वाले यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, इमेजेस ली जा सकती हैं और ये कई प्रकार के रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो पूरी तरह से ये स्वायत्त उड़ान के लिए इसे तैयार किया गया है। अभ्यास प्रणाली रडार क्रॉस सेक्शन से भी लैस है और इसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर से भी इसे युक्त किया गया है, यानी हाई क्वालिटी वाले कैमरा इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि बेहतर छवि इससे ली जा सके, आसपास के जो रडार सिस्टम है उसे इससे देखा ना जा सके, इसके लिए भी इसे तैयार किया गया है। अब इसके उपयोग की बात करें तो विमानरोधी युद्ध अभ्यास के लिए इसे बनाया गया है और हवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है ताकि आसपास की जो भी हवाई से कहां से आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है इसके बारे में पता लगाया जा सके और लक्ष्यों को भेदा भी जा सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया। अब उसकी उपयोगिता की बात करें तो विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु एक लक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मूल्यांकन मतलब आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं इस मिसाइल प्रणाली के माध्यम से। और दूसरा, ये हथियार प्रणालियों के अभ्यास हेतु एक वास्तविक खतरे के परिदृश्य यानी रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो तैयार करेगा और आप इस कंडीशन में अभ्यास कर पाएंगे ताकि यदि ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप इससे कैसे बाहर निकल पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब यहाँ पर फिर स्पेस से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी चर्चा में रहा है। तो यदि हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कि यह चर्चा में क्यों रहा है, तो नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से आकाश के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया था। इस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी चर्चा में रहा। स्पेस टेलीस्कोप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसे स्पेस यानी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, सिचुएटेड किया गया है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें एक आकाशगंगा समूह शामिल किया गया है जो करीब 4.6 अरब साल पहले दिखाई दी थी और ये इसे देख पाने में एक बार फिर सक्षम हुआ है। इससे जुड़ी इसने कई छवियों का सेट देखा है, इस वजह से यह पूरा प्रयोग या कहें इसकी जो इमेज है काफी चर्चा में रही है। सबसे दूर और सबसे पुरानी आकाश गंगाओं की सबसे गहरी एवं बेहतरीन अवरक्त छवि इसने अभी दी है। इस वजह से इसका इस्तेमाल अब नए प्रयोगों के लिए किया जाएगा कि आखिर इतनी पुरानी आकाशगंगा इतने वर्षों बाद फिर से क्यों दिखी है और कितनी पुरानी हो गई है। आप देख सकते हैं 4.6 अरब साल पहले देखी गई थी। तो इस वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप चर्चा में आ गया है। यदि हम बात करें इस आकाशगंगा की जो अभी तस्वीर देखी गई है, इससे क्या खास बातें जानी जा सकती हैं, इस आकाशगंगा के बारे में यदि हम बात करें तो ये विशेषताएं वैज्ञानिकों को इन प्राचीन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, उनकी आयु, इतिहास और संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी, सहायक होगी। अब हम बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कि यह है क्या। तो दरअसल नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग का परिणाम है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इसे बनाया गया है और इसका निर्माण, इसकी लॉन्च की बात करें तो दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। काफी महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है, इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे भी। वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर इसे स्थापित किया गया है और इस बिंदु को इसके बिंदु के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह है सूर्य पृथ्वी के L2 लैग्रेंज बिंदु। सूर्य और पृथ्वी के बीच L2 लैग्रेंज बिंदु पर ही इसे स्थापित किया गया है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जिसे हम आगे इमेज के माध्यम से यदि देखने की कोशिश करें तो देखिए यह यहाँ पर है सन, यह है अर्थ, इससे लगभग
कितने मिलियन की बात की है? 1.5 मिलियन किलोमीटर की बात की जा रही है। यहाँ पर है ये लैग्रेंज पॉइंट बिंदु L2, और यहीं पर ये देखिए टेलीस्कोप को क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस बिंदु पर स्थापित किया गया है। यदि हम इस बिंदु की खास विशेषता की बात करें तो लैग्रेंज पॉइंट 2 पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं में से एक है। यानी इसके 5 बिंदु हैं। कक्षीय तल जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो कक्षीय तल है, ये इनमें कई बिंदु हैं। 5 बिंदुओं की बात की जा रही है, जिसमें से एक है ये L2, और इस पर इसे स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? ये बिंदु है क्या? यदि इस बिंदु की बात करें तो गणितज्ञ जोसेफी लुइस लैग्रेंज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये एक इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ रहे हैं। इन्होंने ही इस बिंदु की खोज की थी, इसलिए इसके नाम पर इन्होंने लैग्रेंज बिंदु के नाम से इसका नाम दिया गया है। ये कैसे बिंदु होते हैं? ये खास बिंदु होते हैं। ये बिंदु पृथ्वी और सूर्य जैसे किसी भी घूर्णन करने वाले दो पिंडों के मध्य यहाँ पर होते हैं, यानी विद्यमान होते हैं। और इस बिंदु पर दो बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल एक कंडीशन में आकर संतुलित हो जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है L2 पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट या लैग्रेंज बिंदु। यानी इस कंडीशन में जो दो पिंड हैं, एक तो सन और एक अर्थ, इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहां पर इस बिंदु में आकर क्या होते हैं? संतुलित हो जाते हैं। और ऐसी जो स्थिति होती है, यहां पर किसी भी चीज को स्थापित करना काफी आसान होता है। कम ईंधन के साथ, कम एनर्जी के साथ इस बिंदु में आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित कर दिया है। इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। यानी इन स्थितियों में रखी गई वस्तुएं अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं। उन्हें वहां रखने के लिए न्यूनतम बाहरी ऊर्जा और ईंधन की आवश्यकता होती है। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे क्या कहा जाता है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप के रूप में इसे जाना जाता है। यह बिग बैंग के ठीक बाद के समय में अतीत की ओर देखता है। यानी जो बिग बैंग वाली घटना हुई उसके ठीक बाद जो भी कंडीशन बनी हुई थी आसपास ब्रह्मांड में, आकाश गंगाओं में, उनके बारे में भी पता लगाने में यह सक्षम है। इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जांच करना, बिग बैंग से लेकर आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे आसपास के जो भी मंडल हैं, सौर मंडल हैं, उसके विकास के बारे में पता लगाना। और यह हबल टेलीस्कोप का ही अगला चरण है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब हम दोनों टेलीस्कोप के बारे में तुलना देखते हैं। यानी हबल टेलीस्कोप भी बनाया गया था, उसके बाद बनाया गया यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप की बात करें तो पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 507 किलोमीटर है, जबकि इसकी दूसरे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी दर्शाती है। यदि इसकी मिरर के डायमीटर की बात करें तो जो हबल टेलीस्कोप है इसका डायमीटर 2.4 मीटर था इसकी मिरर का, और इसका 6.5 मीटर है। इसकी मुख्य खोज का विषय क्या था? हबल की युवा आकाश गंगाएं, मतलब 12.5 अरब वर्ष पूर्व जो आकाश गंगा बनी थी उसके बारे में पता लगाना। लेकिन इसकी खोज का विषय क्या है? ब्रह्मांड के निर्माण के समय बनी न्यूबॉर्न जो आकाश गंगाएं थी लगभग 13.5 मिलियन अरब वर्ष पहले, उनके बारे में पता लगाना। यहाँ पर यदि इसकी मरम्मत की बात करें तो हबल टेलीस्कोप की मरम्मत की जरूरत है, जबकि इसे मरम्मत की जरूरत नहीं है। ये हमने बात की हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। इससे जुड़े अन्य तथ्य भी यदि आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। अब बात करेंगे हम मंकी पॉक्स के बारे में। जुलाई 2022 में यह चर्चा में रहा है। यानी WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेकर एक आपातकालीन घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि कई हजार से भी ज्यादा केस उस समय मंकी पॉक्स के आ रहे थे और उसका कोई टीका विकसित नहीं किया गया था। इसलिए WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स को एक वायरल गंभीर बीमारी के रूप में यहाँ पर कहा था और चेतावनी जाहिर की थी। विश्व में वायरस के कई हजार मामले थे जो कभी अफ्रीका तक सीमित थे, वे वैश्विक लेवल पर कई जगह देखे गए थे। भारत में भी इसके कई मामले देखे गए हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले केरल में देखे गए थे। अब यदि बात करें मंकी पॉक्स के संदर्भ में तो एक दुर्लभ प्रकार की बीमारी है जो कि एक जूनोटिक बीमारी है और वायरल डिसीज है, मतलब फैलती है जल्दी ही, और जूनोटिक बीमारी मतलब जानवरों से मनुष्य में होने वाली बीमारी है। इसे बंदरों में चेचक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य में जैसी चेचक जैसी जो उभार होते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, वैसे ही बंदरों में भी ऐसी कंडीशन देखी गई, इसलिए इसे बंदरों में चेचक के रूप में जाना जाता है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और यह पॉक्स विरिडे फैमिली में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का ही सदस्य माना जाता है।
तो वायरस को आप याद रखिएगा कि मंकी पॉक्स वायरस के जरिए होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सेंटेंस के थ्रू में पूछा जा सकता है, कवक उसमें लिखा जा सकता है, जीवाणु कुछ भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा वायरस। दूसरा यदि हम बात करें पॉक्स विरिडे फैमिली की, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इसी के सदस्य के रूप में इसे देखा जाता है। स्रोत की बात करें तो कई प्रकार के स्रोत हैं, लेकिन जानवरों के संदर्भ में बात करें तो बंदर और वानर विशिष्ट प्रकार के कृतंक यानी जैसे चूहे, गिलहरी और प्रेरी कुत्ते, इनके द्वारा ये फैलती है। खरगोश को भी इसमें शामिल किया जाता है। जूनोटिक बीमारी है यानी जानवरों से मनुष्य में भी फैलती है। चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले इसमें दाने होते हैं, लेकिन इससे जो बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द होती है आमतौर पर, इनकी जो कंडीशन होती है काफी गंभीर होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं वे अधिक गंभीर होते हैं। मंकी पॉक्स को चेचक से अलग कहा जा रहा है क्योंकि इसमें लिम्फ यानी जो ग्रंथि होती है, लिम्फ ग्रंथि होती है, इसमें जो गांठ होती है वे काफी बड़ी होती है। इस वजह से इन्हें चेचक से थोड़ी अलग माना जा रहा है। ज्यादातर जंगली जानवरों से लोगों में, लेकिन मानव से मानव जो संचरण है ये संभव है, ऐसा भी देखा गया है। और कई बार देखा जा रहा है कि कैसे भी फैलता है, यानी संक्रमित जानवरों को यदि आप अपर्याप्त पका हुआ मांस इससे खाते हैं या इसका सेवन करते हैं तो इसके जरिए भी फैल रहा है। संचरण की बात करें तो टीकाकरण या प्लेसेंटा यानी जन्मजात मंकी पॉक्स के माध्यम से भी यह फैल रहा है। संक्रमित व्यक्ति की त्वचा या घावों से या रोगी या घाव से स्रावित होने वाला जो तरल पदार्थ है उसके माध्यम से भी आसपास यह फैल सकता है। ये हमने बात की मंकी पॉक्स के बारे में। इसका कोई खास टीका भी नहीं बनाया गया है, इस वजह से यह काफी गंभीर चेतावनी के रूप में WHO ने इसे बताया था। अब हम बात करेंगे प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। शब्दावलियां काफी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करेंगे पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क के बारे में। यहां पर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, शब्दावलियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी प्रयोग ने 3 नए कणों को खोजा है, और 3 नए कणों में कौन कौन से कण शामिल है? एक तो पेंटाक्वार्क और दूसरा टेट्राक्वार्क का युग्म। ये 3 कण अभी खोजे गए हैं। किसमें? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक नामक एक प्रयोग किया गया था उसमें। हमने इन प्रयोगों की बात की। पहली बार इन दोनों को खोजा गया है, पेंटाक्वार्क और जो टेट्राक्वार्क है उसके युग्म खोजे गए हैं। इससे भौतिकविदों को बेहतर ढंग से ये समझने में मदद मिलेगी कि क्वार्क मिश्रित कणों में एक साथ कैसे आबद्ध होते हैं। यह जरूरी है भी जानना है कि क्वार्क आखिर है क्या। दरअसल क्वार्क मूल कण होते हैं, बहुत छोटे से कण होते हैं और ये आपस में आबद्ध होते हैं। 1, 2, 3 ऐसे आबद्ध होते हैं। पहली बार देखा जा रहा है कि इसमें 3 के बाद 4 और 5 कण भी आपस में आबद्ध हो गए हैं, यानी क्वार्क अभी तक 3 देखे जा रहे थे आबद्ध, अब इसमें देखा गया कि 4 आबद्ध हो गए हैं और 5। तो जो 4 की कंडीशन है उसे कहा जा रहा है टेट्राक्वार्क, और जो 5 यहाँ पर क्वार्क आबद्ध हुए हैं उन्हें कहा जा रहा है पेंटाक्वार्क। और यही है टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क। क्वार्क के बारे में हमने बात की। मूल कण है जो सामान्यतः 2 या 3 के समूह में ही संयोजित होते हैं। ये क्वार्क मुख्यतः अभी जो खोजे गए हैं इसमें 4 क्वार्क और 5 क्वार्क भी इसमें से आबद्ध हो गए हैं, और इन्हें क्या कहा गया है? टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क। ये हमने देखा इस शब्दावली के बारे में। अगली देखते हैं। अगला है टर्म हमारा पॉपफिम। ये भी काफी चर्चा में रहा है, काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के इस्तेमाल के माध्यम से, इस बैक्टीरिया के जरिए कुछ खास अणुओं के माध्यम से जैव ईंधन वैज्ञानिकों ने एक प्रकार का कवक रोधी अणु इस्तेमाल करके ईंधन का निर्माण किया है। यानी कवक रोधी यहाँ पर अणु बनाया गया है और इसके माध्यम से ईंधन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कौन सी बैक्टीरिया है इसका नाम याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया काम करता है। इन अणुओं को ही क्या कहा गया है? पॉपफिम। जिससे अणु निर्मित हुए हैं इन्हें कहा गया है पॉपफिम। इसका पूरा नाम है पॉलीसिल्कोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। पूरा नाम भी याद रखिएगा। इस ईंधन का ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक है, जो सामान्य ईंधन से भी ज्यादा माना जा रहा है। नासा द्वारा जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है उससे भी अधिक है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा घनत्व 50 मेगाजूल प्रति लीटर से भी अधिक बताया जा रहा है, और नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन से अधिक बताया जा रहा है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चर्चा में भी आ गया है। और इसकी खास विशेषता क्या है? ये बैक्टीरिया वातावरण से अवशोषित CO2 से विकसित पौधों के द्वारा ही भोजन प्राप्त करता है। यानी जब ये जो पौधे CO2 अवशोषित करते हैं, उन पौधों के जरिए जब यह उसी से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे निर्मित ईंधन का इंजनों में उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में भारी कमी की जा सकती है। तो पर्यावरण के लिहाज से भी यह काफी महत्वपूर्ण खबर मानी जा सकती है। अब यहाँ पर उस वर्ष यानी हम कहें वर्ष 2022 में जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म था वह है फाइबरीकरण।
यानी फाइबराइजेशन। तो यहाँ पर फाइबरीकरण है क्या? फाइबरीकरण का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावरों को आपस में जोड़ना। हम सभी जानते हैं कि सरकार 5G टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर यहाँ पर अवसंरचना निर्माण पर ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत में अभी इससे जुड़ा मात्र ऐसा माना जा रहा है 10 से 20% ही यहाँ पर अवसंरचना है और 80% अवसंरचना जापान, अमेरिका जैसे देशों में है। तब वहां पर 5G चलाया जा रहा है साउथ कोरिया में। तो भारत में भी ऐसी ही कंडीशन को बनाने के लिए लगातार फाइबरीकरण की बात चल रही है, ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावरों को आपस में जोड़ा जाए, तो भारत में 5G जो टेक्नोलॉजी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जगह जगह पर अभी फाइबर भी बिछाई जा रही है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर केबल आखिर है क्या, तो यह देखिए, यह है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें बाहर का जो इसका हिस्सा है यह प्लास्टिक से बना हुआ है, और इसके अंदर वाला दूसरी परत है जो ये क्लैडिंग से बनी हुई है, और तीसरी परत आप देखिए जिसे कोर नाम दिया गया है, और यह धातु से बनी होती है। कुल मिला के इसमें एक लाइट रे दी जाती है, और लाइट रे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से अधिक स्पीड से इस केबल के जरिए रेडियो टावर तक पहुंचेगी। तो इस स्पीड को बेहतर बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर ऊर्जा का जो क्षय है वह कम हो सके, ऊर्जा का क्षय कम हो, एक बार जब केबल आप बिछा देंगे तो आप देखिए इसमें 3 कोर हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफी सुरक्षित माध्यम देखा जा रहा है। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को रेडियो टावरों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है, और इसे ही कहा गया है फाइबरीकरण या फाइबराइजेशन। इसमें बैकहॉल बड़े परिवहन का एक घटक है जो पूरे नेटवर्क में डेटा के लिए जिम्मेदार होगा। यानी बैकहॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? डेटा को ले जाने के लिए, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बेहतर कवरेज प्रदान करने के लिए मोबाइल टावरों को घनत्व को बढ़ाना सबसे ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द था, कौन सी शब्दावली चर्चा में थी? फाइबराइजेशन या फाइबरीकरण, काफी महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो आज के यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन में ये सभी शब्दावलियां और कौन कौन सी खबरें थी उसे आपने देख लिया। ध्यान से पढ़िएगा और ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि इसके आसपास और भी खबरें थी जो लगातार सुर्खियों में रही हैं, तो उन्हें भी देखना जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो जुलाई में चर्चा में रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ नए अपडेट भी आए हैं, इन्हें अपडेट भी किया गया है जो बाद में आए हैं, तो उसके बारे में हम अगले महीने में उसमें चर्चा करेंगे, जिस माह में उसमें अपडेट किया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।